आपको याद ही होगा कि कैसे 2020 के शुरुआत से ही वर्ल्ड वॉर 3 का हैशटैग दुनिया भर में ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में जाना है और वहाँ सर्च करना है यूएस ईरान वर्ल्ड वॉर 3 का कीवर्ड। आपके सामने ढेरों सर्च रिजल्ट आ जाएंगे और आपको इसके कारणों का भी पता लग जाएगा। उस समय कोविड-19 का प्रकोप विश्व ने यूं तो नहीं झेला था, पर ईरान और अमेरिका के बीच हालात ठीक नहीं बनते दिखाई दे रहे थे। जानकारों ने चिंता जताई थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका और ईरान को लेकर शायद तीसरा विश्व युद्ध पनप सकता है। और कई जानकार तो ये तक कहते हैं कि पूरा विश्व अगले विश्व युद्ध की टिकिंग बॉम्ब पर बैठा हुआ है। हालांकि कोविड-19 के इन 2 सालों ने सारी मानवता को झंझोड़ कर रख दिया, पर हालात फिर आज 2 साल बाद 2022 में विश्व युद्ध के बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बार अमेरिका तो वैसे ही है, पर इसके सामने खड़ा इसका प्रतिद्वंदी हारा हुआ सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा हिस्सा रूस है। इसे समझने के लिए आपको ज्योग्राफिकल स्थिति को समझना होगा। आपको तीनों देश के दबदबे, भौगोलिक संरचना और कारणों को समझना होगा। 3 देश जो कि हैं रूस, यूक्रेन और अमेरिका। 1991 के अंत के साथ यूएसएसआर का भी सूरज ढल गया। यूएसएसआर ढल जाने की वजह से 15 अलग अलग देशों का उद्गम हुआ, जिसमें से एक रूस भी रहा। भौगोलिक रूप से रूस एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड का मतलब एक ऐसा देश से तात्पर्य होता है जो सीधे विभिन्न समुद्री तटों का एक्सेस ना कर पाए, या फिर एक्सेस होने के बावजूद भी उन समुद्री पोतों का इस्तेमाल ही ना कर पाए। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, जो कि जायज़ भी है, क्योंकि हर देश आज भी अपने पोतों का इस्तेमाल आयात और निर्यात के लिए करता है। रूस अपने कई पोतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूस का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर पोत व्लादिवोस्तोक तकरीबन साल के 4 महीने जमा रहता है, और सी ऑफ जापान से घिरे होने की वजह से जापान ही वहाँ डोमिनेट करता है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव के करीब होने की वजह से वहाँ आयात निर्यात बामुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं दक्षिण में यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया जैसे देश के साथ ब्लैक सी का एक्सेस है, पर वो भी क्रीमिया का 2014 के मार्च में राजहरण माने एनेक्स करने की वजह से मिला था। क्रीमिया का पोत सेवास्तोपोल ही सिर्फ एकमात्र गर्म पानी का पोत है जिसे रूस इस्तेमाल करता है। आपको ये भी बता दें कि ब्लैक सी से पश्चिम की तरफ जाने का मात्र एक रास्ता बॉस्फोरस स्ट्रेट है, जो यूरोप और एशिया को 2 भागों में विभाजित करता है, और इसका 1936 में मॉन्ट्रो सम्मेलन की वजह से तुर्की ही नियंत्रण करता है। तुर्की अब नाटो समूह का मेंबर भी है, और यहाँ एंट्री होती है अमेरिका की, जिसे हम आपको विस्तार से बताएंगे। 1947 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के उपरांत एक नए युद्ध का प्रारंभ हुआ, जिसे शीत युद्ध माने कोल्ड वॉर कहा जाता है। कोल्ड वॉर में विश्व के अलग अलग देश अमेरिका और यूएसएसआर के तरफ बट गए। एडवांटेज लेने के लिए 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने नाटो बनाया। नाटो माने तो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। कोल्ड वॉर के समय ब्लैक सी में यूएसएसआर का दबदबा था, और जब यूएसएसआर ढह गया तब रशिया का यूएसएसआर जैसा दबदबा उस जगह नहीं रह पाया। नाटो अमेरिका के नेतृत्व में अपने पैर पसार रहा था, और 1997 से अमेरिका ने रूस से करीब कुछ देश जैसे कि चेक गणराज्य, पोलैंड, बुल्गारिया और रोमानिया को नाटो से जोड़ लिया। इसके साथ रणनीतिक रूप से भी रूस को दबाने का काम किया, पर इन सब के बावजूद 1997 में नाटो ने रूस को करार किया। करार के मुताबिक रूस की मांग थी कि नाटो अपने परमाणु हथियार और फोर्स को पूर्वी यूरोप में ना ले जाए, जिसे नाटो ने स्वीकार भी किया। पर हालिया दिनों में नाटो के पूर्व की तरफ बढ़ने और पूर्वी देश को जोड़ने की वजह से रूस पर दबाव बना है। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके सीमावर्ती देश में किसी दूसरे ऐतिहासिक रूप से दुश्मन रहे देश के समूह की मिसाइलें, हथियारें वगैरह लगें, जो इसी वजह से रूस यूक्रेन को नाटो से ना जोड़ने की दलील रख रहा है। अब आता है यूक्रेन का एंगल। इस एंगल को समझने के लिए पिछली सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूएसएसआर ढह जाने के बाद 15 देश जिनका सूर्य उदय हुआ, उनमें से एक यूक्रेन भी था। क्योंकि ये देश यूएसएसआर से निकला था, तो इस देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रशियन सेंटिमेंट या फिर कहें तो यूएसएसआर से लगाव रखने वाला है। आबादी के अनुसार तकरीबन 17% यूक्रेन में रूसी रहते हैं।
ऐसा भी होता है कि जब यूएसएसआर जैसा देश टूट कर बिखरता है तब गैर मुल्क के लोग अपने आप को अपने अपने मूल देश से दूर पाए जाते हैं, और ठीक वही यहाँ भी हुआ। इस कारणवश 2014 तक ऐसा कई बार हुआ था कि वहाँ पर प्रो रशियन सरकारें आई थी। वहाँ एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है पार्टी ऑफ रीजन, जो प्रो रशियन स्टांस लेती है। इस पार्टी के विक्टर यूनुकोविच 2010 से 2014 तक यूक्रेन में राष्ट्रपति रहे थे, जिन्हें 2014 में यूक्रेन रेवोल्यूशन के जरिए हटाया गया। इसके बाद वहां के एक्टिंग राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ओलेक्जेंडर तुर्चिनोव बने। तब के दौर से अब तक विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि यूक्रेन का प्रो रशियन स्टांस बहुत बदल सा गया है। भौगोलिक संरचना तो बदली नहीं जा सकती, पर किसी देश की राजनीतिक आर्थिक विचारधारा उस देश की राजनीतिक और पॉलिसी से बदली जा सकती है। जैसे ही प्रो रशियन सरकार की रवानगी हुई, वैसे ही ये नई सरकार ने अपनी दूरियां रूस से बढ़ा संबंध पश्चिम से अच्छे कर लिए। रूस यूक्रेन पर हमले की बात इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसके अपने राजनीतिक शक्ति का असर कम होता दिखाई दे रहा है। तो ये सब तो रही 3 कंसर्न पक्षों की बात, और अब ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि किसको कौन सा पक्ष भाता है। हालिया हालात ये हैं कि ज़रूर हालात ठीक नहीं, पर पश्चिम के देश डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक रूप से रूस को टेबल पर बात करने को बोल रहे हैं, और रूस भी लगातार बोलते आ रहा है कि वह यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करना चाहता। अब किसकी क्या चाहत है ये तो उसके मन में बसी भावना है जो कि सिर्फ वही जानता है, पर रूस की हरकतों से सारे विश्व की आंख फिर से ब्लैक सी के तटों पर लग चुकी है। वैसे तो कई मीडिया रिपोर्टों के हिसाब से युद्ध का दिन 16 फरवरी था जब यूक्रेन पर रूस हमला करता, पर अभी तक सिर्फ सरगर्मियां बढ़ी हैं। विश्व ने ऐसे 2 भीषण युद्ध देखे हैं जिसने ना जाने कितने देशों के अस्तित्व को बदल कर रख दिया है। इससे सिर्फ देश के अस्तित्व पर आंच नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को हस्तप्रव कर छोड़ा है। चाहे वो यहूदियों का नरसंहार हो, जिसे होलोकॉस्ट भी कहा जाता है, वो हो, या फिर हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिकी द्वारा गिराए गए परमाणु बमबारी, इससे सिर्फ मानवता का ही विनाश हुआ है। जरूरी अगर हमारी बात माने तो कृपया एक और विश्व युद्ध की आग को हवा ना दी जाए तो वही बेहतर होगा, वरना इसकी लपेट की चपेट में ना जाने फिर कितने मासूम आएंगे। इस स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा था श्रीनिवास वर्मा ने। आप देख और सुन रहे थे मोहन राउत को। बने रहिए न्यूज कॉलम के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।